नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस 28 मई 2021 में। स्वागत करता हूं आप सभी का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है आपके लिए आज हमारे इस सेशन में। एक एक करके सारी खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सुर्खी आपके लिए जो बनकर के आ रही है वो क्या है, आइए जानते हैं। साथियों, हाल ही में सिंगापुर का एक जहाज जो कि कोलंबो जा रहा था गुजरात के हजीरा से, उसमें आग लगने के कारण ऑयल स्पिल की घटना हो सकती है, जिसके चलते हुए श्रीलंका के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑयल स्पिल क्या होता है, पूरी घटना क्या थी, इसमें भारत क्या सहयोग कर रहा है, ऑयल स्पिल जो कि एक मराइन पॉल्यूशन का प्रकार है, किस प्रकार से हमें जान लेना जरूरी है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। हाल ही में हुए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष के बीच में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन दैट इज ओआईसी ने यूएन से कहा है, यानी यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल से कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चनियर लागू करे या फिर एक ऐसा सर्वेयर भेजे जो कि वहां पर हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी इकट्ठा करे। इसके बाद में साथियों एक और जो बात निकल करके आती है वो ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में कर्नाटक के अंदर जो बन रहा मेघदातु डैम है उसके द्वारा स्थापित किए गए जो मानदंड थे उनके उल्लंघनों के ऊपर एक समिति का गठन किया है, सुनोमोटो समिति, यानी कि ये जो उल्लंघन है ये वाकई में हो रहे हैं या नहीं, जांचने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट खबर बनी है हाल ही में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 दैट इज एलडीए रेगुलेशन 2021 सुर्खियों में है, क्योंकि इसके चलते हुए लक्षद्वीप के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऐसा क्या है इस एलडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जिसके अंदर हम लोग ये सारी बातें समझेंगे। महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय हो रखा है इस समय पर, तो हम जरूर आज इसे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने शैडो कैबिनेट का नाम सुना था, लेकिन असम में एक नया कंसेप्ट निकल के आया है और वो कंसेप्ट है गार्जियन मिनिस्टर का। आज हम सीखेंगे, क्योंकि भविष्य में संभव है कि ऐसा सवाल या फिर ऐसा गवर्नेंस में सहयोगी बिंदु आपको काम आए। गार्जियन मिनिस्टर कंसेप्ट क्या होता है, आज के एक सेशन में आप सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हाल ही में कॉन्गो रिपब्लिक जो है उसके अंदर एक ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट न्यारा गोंगो, वो फटा था। इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ कि इंडिया के द्वारा यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई यूएन के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ ही भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति की घोषणा की है और संयुक्त राष्ट्र 25 मई से 31 मई तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है। तो इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेरे साथ जितने भी मेरे प्यारे साथी उपस्थित हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। विक्रम, शुभम, सौम्या, राम भजन, आशुतोष, एडिक्टेड, बिट्टू, हर्षित, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन शेयर करिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है। आज जैसे आप लोगों के सहायता से हम लोगों ने कल 11:30 बजे एक और इशू की श्रृंखला शुरू की है। आज उसी श्रृंखला में जो कि इसी YouTube पर होने वाली है, 2.0 पर होने वाली है, आज हम बात करेंगे कि क्या है टूल किट विवाद, जो हाल ही में काफी ज्यादा चर्चित चल रहा है। सरकार के द्वारा हाल ही में जो भी स्टैंड्स लिए गए हैं ट्विटर के खिलाफ, उसके तहत टूल किट क्या काउंटर मेजर्स क्या हो रहे हैं, क्यों सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, तमाम बातें आज 11:30 बजे के स्पेशल सेशन में आपको इसी जगह पर यानी यूट्यूब पर जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल बैच शुरू हो रहा है 31 मई से सुबह 9 बजे। पेड कोर्स है, अनअकैडमी पर है और ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी में आ रहा है। 10 बजे आप लोगों की रेगुलर स्पेशल क्लास जो चल रही है वो चलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी कैटेगरी में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है।
पेड बैचेस में, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में इन सूचनाओं को साझा किया करें। जिसको भी पढ़ना होगा कम से कम उस तक सूचनाएं पहुंच जाएं, ये हमारा प्रयास है। आज का क्या है मोटिवेशन? जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सह के तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। साथियों, एक बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर कही गई है, लेकिन इसको हमने बहुत प्रैक्टिकली लाइफ के अनुभवों से सीखा है। जो जितना ज्यादा तपता है वो उतना ज्यादा निखरता है। आपको पता है ना कि जब लोहार या सुनार किसी भी वस्तु को उसके रूप में ढाल रहे होते हैं, लोहार लोहे को ढाल रहा होता है, सुनार सोने को ढाल रहा होता है, लेकिन वो ढालने से पहले यानी चोट में मारने से पहले उसे बहुत ज्यादा तपाता है। और कहते हैं कि लोहा लोहा रह जाता है और सोना सोना हो जाता है, आभूषण हो जाता है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो हीट सहने की कैपेसिटी है सोने की, और हीट सहने के बाद जो निखरने की नेचर है सोने की यानी गोल्ड की, वो अद्भुत है। और यही कारण है कि वो आभूषण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तपते तो दोनों हैं, धातु तो दोनों हैं, तो फिर क्यों कोई नहीं लोहे की वस्तुओं को धारण कर लेता? क्योंकि तपने के बाद जो चमक निकलती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना तपा था। मेरे प्यारे साथियों, इस समय में हम सबको बहुत तपाया है। हम सभी बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे समय के साथ चुनौतियां लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लेवल पर, हर व्यक्ति के अपने अपने चैलेंजेस हैं। आपके अपने, मेरे अपने, मतलब अगर हम कहें तो राजनेताओं के अपने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अपने हैं, डॉक्टर्स के अपने, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन हाँ, ये साधारण समय तो नहीं था जो हम लोगों ने इन दिनों देखा। फिर भी आपने इतनी सकारात्मकता और इतनी पॉजिटिविटी के साथ इस पूरे समय को जिया है, क्योंकि तभी हम रोजाना सुबह यहां उपस्थित होते हैं। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इससे ज्यादा और सकारात्मक क्या हुआ जा सकता है ना? तो यकीन मानिए कि आपके द्वारा ये जो समय बिताया जा रहा है, ये आपके एक संपूर्ण आभूषण निर्माण में, एक ऐसा आभूषण जिसे कि लोग धारण करने में गर्व फील करेंगे। आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनने जा रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान बनने जा रहे हैं जो भविष्य में लोगों की संगति के लिए एक गौरव की बात होगी। तो इसी शुभकामना के साथ आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने तमाम साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग विश करते हुए जल्दी से जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सेशन को शेयर करिए और आगे चलिए। देखते हैं क्या है आज की पहली न्यूज जो आपको सुननी चाहिए। वर्तमान में तेल रिसाव कहां होना अनुमानित है? बोले सर, क्या प्रेडिक्शन देने लगे हो क्या कि हाँ भाई बिटकॉइन का भाव गिरने वाला है, डॉजी कॉइन का भाव चढ़ने वाला है, तेल फैलने वाला है? ये आपको कैसे पता तेल फैलने वाला है भाई? हैं, तेल फैलना अनुमानित है, ये पता चल रहा है आपको। हमने कहा चलिए ये आपको भी पता चल जाएगा। आइए थोड़ा घटना को आगे सुनते हैं, फिर हम आपको आगे की बात बताएंगे। सवाल है साथियों, हुआ क्या है? हाल ही में सिंगापुर का एक जहाज, देखिए जहाज है सिंगापुर का, सामान है इंडिया का, जा रहा है श्रीलंका। तो 3 देश इन्वॉल्व हुए। जहाज सिंगापुर का जा रहा है इंडिया से, कहां जा रहा है? श्रीलंका। और श्रीलंका में कहां जा रहा है? तो जा रहा है कोलंबो पोर्ट। लेके क्या जा रहा है? लेके जा रहा है अपने साथ में नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग काय में किया जाएगा? नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाएगा कॉस्मेटिक उद्योग में। कॉस्मेटिक बोले तो जो चमकाने वाले संसाधन होते हैं उनके अंदर उसका उपयोग किया जाएगा। तो बोले क्या हुआ? ये जहाज रास्ते में ही कोलंबो पहुंचने से पहले ही इसमें आग लग जाती है। आइए जरा सुर्खियों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कहां हैं और क्या चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात साथियों, सिंगापुर का एक जहाज जिसका नाम है एक्सप्रेस पर्ल। एक्सप्रेस पर्ल जो है वो श्रीलंका में पहुंचने से पहले भीषण आग पकड़ लेता है। ये एक्सप्रेस पर्ल जो है ये घटना है 20 मई की, और ये 20 मई के दिन जब भारत के हजीरा पोर्ट से चलकर के, गुजरात में स्थित हजीरा पोर्ट से कोलंबो पोर्ट जा रहा था, तो कोलंबो पोर्ट पहुंचने से मात्र 16 किलोमीटर पहले इसने अपना लंगर डाल दिया। लंगर बोले तो एंकर डाल दिया, और ये रोक करके बैठ गया। जब ये वहां रोक करके बैठा तो पता नहीं किन अज्ञात कारणों से इसमें आग लग गई, और इस आग के कारण यहां पर रखा हुआ 1486 कंटेनर में लगभग 25 टन नाइट्रिक एसिड आग पकड़ लिया। यह आग पकड़ने से जहाज अनस्टेबल होने लगा,
और इस अनस्टेबिलिटी के कारण इसके अंदर भरा हुआ जो तेल है, जो लगभग 325 मैट्रिक टन है, यानी 3,25,000 लीटर ऑयल है इस टैंकर के अंदर, जिसका अभी स्पिल होना तय है, क्योंकि आग यहां पर अभी भी लगी हुई है। यह घटना है श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट की। कोलंबो पोर्ट से 16 किलोमीटर आगे, लगभग 9.5 नॉटिकल माइल्स के आसपास, कोलंबो पोर्ट से पहले यह जहाज लैंड होने से पहले पहले ही पहुंचा था और उसमें साथियों आग लग गई। यहां पर जो क्रू था, यानी जो शिप के अंदर काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्हें निकाल लिया गया। इस जहाज में जो आग लगी, वो आग विशेष रूप से इन टैंकर्स में भरे हुए नाइट्रिक एसिड में लगी। असल में ऑयल स्पिल नाइट्रिक एसिड के कारण होने वाला नहीं है। ये जहाज जो अपने साथ खुद का फ्यूल लेके जा रहा था, दैट इज 325 मीट्रिक टन, जो इसका खुद का ईंधन है। सभी जितने भी बचाव दल के लोग हैं वो ये कह चुके हैं कि इस जहाज में डूबना तय है इस जहाज का, क्योंकि इसके ऊपर रखे हुए कंटेनर्स गिरना शुरू हो चुके हैं। कंटेनर्स गिरना शुरू हो चुके हैं क्योंकि केमिकल के अंदर एक्सप्लोजन हो चुका है, और ये एक्सप्लोजन 20 तारीख के बाद से लेके अब तक चल ही रहा है। इस पर कंट्रोल नहीं पाया जा चुका है। इंडिया ने भी अपनी तरफ से यहां पर सहायता भेज दी है। यहां पर इंडिया की तरफ से भी पानी के जहाज भेज दिए गए हैं। लड़ाकू विमान भेज, मतलब जो सहायता प्राप्त करने के लिए जो हमारी एयरफोर्स की तरफ से मदद भेजी जा सकती थी, वो हमने भेज दी है। दुनिया भर के लोग इस जगह पहुंच रहे हैं। नीदरलैंड वगैरह से भी कोलंबो ने मदद मांगी है, क्योंकि यदि यह जहाज डूबता है तो इसकी वजह से जो तेल फैलेगा वो कोलंबो पोर्ट के आसपास जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रोल्यूटेड कर देगा, जिसकी वजह से यहां का जो मराइन पर एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ऐसा कहना है श्रीलंका का। तो मराइन पॉल्यूशन प्रिवेंशन अथॉरिटी ने यह कहा है कि हमें इस पर किसी ना किसी प्रकार से कंट्रोल प्राप्त करना होगा। सबसे ज्यादा चिंता कोलंबो से ज्यादा नेगोम्बा की हो रही है, क्योंकि यहां पर एक लगून लेक है और उस लेक के पास ये ऑयल अगर फैलते हुए आ गया तो यहां पर बड़ी मात्रा में दिक्कत हो सकती है। बात की जा रही है कि ये इंडिया में कहां से चला था, तो गुजरात के अंदर अगर आपको मालूम हो साथियों, तो यहां पर हजीरा पोर्ट है गल्फ ऑफ खंबात के पास। इस हजीरा नामक जगह से यह जहाज पानी का जो अपने साथ, जो जहाज तो था सिंगापुर का, जो कि एक तरह से माल लेके चला था यहां से, तो माल लेके चला था, तो माल को रास्ते में ही आग पकड़ लेना एक चिंता का विषय बना हुआ है। कॉस्मेटिक पर्पज से यूज किया गया था। इंडियन नेवी ने भी अपनी मदद यहां पर भेज दी है। इंडियन नेवी के द्वारा अपना यहां पर एक युद्ध सहायक विमान जिसका नाम है वज्र, वो भेज दिया है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का पेट्रोल वेसल है जो यहां पर सहायता करने के लिए रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ साथ भारत ने अपना दूसरा पेट्रोल वेसल जिसका नाम है वैभव, उसे भी यहां पर भेज दिया है। शायद आपको जाता हुआ दिख भी रहा हो। तो वैभव और वज्र हमारे यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नेवी के द्वारा भी मेरे प्यारे साथियों यहां पर अपने द्वारा जो मतलब कोस्ट गार्ड के द्वारा जो पेट्रोल व्हीकल है, उसके अलावा यहां पर हमारी नेवी के द्वारा भी फ्लाइट को भेज दिया गया है जिसका नाम है डोर्नियर एयरक्राफ्ट, जो यहां पर सुविधा पहुंचा रहा है। यहां पर जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन्हें सुरक्षित रख लिया गया है। यह तो थी घटना। अब इस घटना के आगे की बात की जिक्र करते हैं, क्योंकि यह तो न्यूज हुई, इससे नुकसान क्या होगा वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का पार्ट क्या है साथियों? इस टैंकर में भरा हुआ जो जहाज है ना, इस जहाज के अंदर भरा हुआ जो तेल है 325 मैट्रिक टन, अगर वो तेल फैलता है साथियों, तो वो तेल मराइन पॉल्यूशन किस प्रकार बढ़ाएगा, ये घटना ऑयल स्पिल कहलाती है, तेल रिसाव की घटना कहलाती है। इसकी वजह से क्या मुसीबतें आती हैं, आइए जरा हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई जहाज डूबता है तो उसके टैंकर का जब तेल रिसता है साथियों, तो होता क्या है, आप इसे थोड़ा सा इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। आपके लिए हम इसे थोड़ा समझाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, काश ये चल जाए आपके लिए। प्रयास तो है पर ये वीडियो हैंग हो रहा है, अदरवाइज मैं आपके लिए इसको लेके आया था, इसको चला पाते काश हम। तो फिलहाल मुद्दा क्या है साथियों कि यहां पर ना ये जो है असल में होता क्या है ऑयल स्पिल में, मैं आपको बताता हूं कि जो ऑयल सरफेस पर फैलता है वो फैला हुआ सरफेस ऑयल
ग्राउंड में रहने वाली जितनी भी मछलियां हैं या फिर जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने देता। मैं आपको एक और प्रकार से इसे दिखाने का प्रयास करता हूं, जरा आप इसे देखें। ये अगर तेल समुद्र में फैलता है तो समुद्र में तेल फैलने से वो समुद्री लहरों से किनारे पर आने लग जाता है और इस प्रकार से जो समुद्री जीव हैं वो उसके लपेटे में आ जाते हैं। मतलब समुद्री जीव इस प्रकार से उसमें सड़ जाते हैं कि अब देखिए इसमें लॉजिकल समझिएगा। वास्तविकता में अगर आप लोगों को थोड़ा भी अनुभव हो कि जल के अंदर रहने वाले जीव किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते होंगे, जैसे अपन अपने लिए तो समझते हैं कि भाई हम और आप लोगों का तो एक फिक्स कंसेप्ट है कि पेड़ पौधों से ही हमें अपना भोजन प्राप्त करना है। यदि हमने पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त किया, लेट से आप नॉन वेजिटेरियन निकले, तो आपने उनको खा लिया जो पेड़ पौधे खाते थे। यानी अल्टीमेटली हम लोग हैं डिपेंडेंट पेड़ पौधों के ऊपर ही, ठीक है ना। अच्छा, अब पेड़ पौधों पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को अगर हम दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करें, और वो कैसे, अगर हम लोग बात करें कि समुद्र में भी तो मछलियां रहती हैं, तो फिर आप पूछेंगे कि सर समुद्र की मछलियां तो मतलब प्लैंकटन्स को खाती हैं, जो उसके अंदर छोटे मोटे कीड़े काड़े तैर रहे होते हैं उनको खाती हैं। तो बड़ा सवाल बनता है फिर प्लैंकटन किसको खाता है। प्लैंकटन का मतलब होता है जो तैरने वाले छोटी छोटी सी जो माइनर जो पानी के अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं, उन्हें तैरने वाले। बोले सर प्लैंकटन जो है ना, वो मतलब जू प्लैंकटन है, ये फाइटोप्लैंकटन्स को खाते हैं। फाइटोप्लैंकटन्स बोले तो क्या होता है, वो तत्व पानी के अंदर तैरने वाले वो जीव जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब ये हुआ जिस प्रकार से लैंड पर आप और हम पेड़ पौधे खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात आप और हम जिस प्रकार पेड़ों पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे ही समुद्री इकोसिस्टम भी पेड़ों पर ही डिपेंडेंट होता है। आप पूछेंगे समुद्र में पेड़ होते कहां हैं, दिखते ही नहीं हैं। तो साथियों, समुद्र की सरफेस के नीचे की तरफ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और मराइन मतलब प्लांट्स होते हैं जो कि पूरी तरह हरा प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण केवल धरती पर पाए जाने वाले प्लांट करते हैं, वहां पर भी करते हैं। मतलब यह हुआ कि पानी के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक चीज क्या है। बोले सर फिर एक बात बताइए, समुद्र तो बहुत गहरा होता है क्या, बहुत गहरे तक होते हैं क्या। बेटा कई तरह के पादप होते हैं, कुछ तैरने वाले ही होते हैं जिनको जड़ की आवश्यकता ही नहीं होती, वो पानी में ही प्लांट तैर रहे होते हैं, है ना। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो समुद्र की सरफेस पर होते हैं, जब सरफेस जो है वो छिछली होती है यानी शैलो होती है। अच्छा, तो बोले एक बात बताइए सर, प्लांट अपना फूड प्रोडक्शन कैसे करेगा। मैंने कहा भाई जो सूरज की रोशनी प्लांट पर पड़ रही है। बोले कैसे पड़ रही है सूरज की रोशनी, तो उस पर पड़ रही है पानी पे। बेटा 165 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी अंदर तक जाती है, पानी के अंदर तक, और वहां पर क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है ना, उससे वो प्लांट की लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोड्यूस करती है। उन फूड्स को खाता है जू प्लैंक्टन्स, यानी कि वो प्लैंक्टन्स जो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं। ये मैं आपको समुद्री इकोसिस्टम समझा रहा हूं। उस जू प्लैंक्टन को खाती हैं छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियां। तो इस प्रकार से पूरा समुद्र जो है ना वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर है। बस फर्क इतना है कि वो एक्वेटिक प्लांट हैं, यानी जलीय जीव हैं, जलीय प्लांट हैं, जलीय पौधे हैं। क्लियर हो गया। जब बेटा ऑयल स्पिन होता है तो होता क्या है कि ऑयल स्पिन के कारण जो आपने पानी के ऊपर तेल देखा, वो करता क्या है, वो साथियों पानी के साथ में मुसीबत ये खड़ी कर देता है कि जो समुद्र के ऊपर से जाने वाली सनलाइट थी, वो सनलाइट नीचे नहीं जा पाती। कहां नहीं जा पाती, नीचे नहीं जा पाती। अर्थात अगर यहां काला हो गया तो सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी, वो उस कालेपन से बाहर ही अटक जाएगी। उसके कारण क्या होगा, जब वो नीचे नहीं जा पाएगी तो जो पेड़ पौधे हैं ना, जो प्लांट जो नीचे उग रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो प्लांट मर जाएंगे। प्लांट मर जाएंगे तो प्लांट को खाने वाले क्या खाएंगे, तो वहां पर रहने वाले जीव मरने लगेंगे। इसके अलावा जो मछलियां हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन्स को खा के काम चला रही थी, वो भूख से मर जाएंगी। यानी ऑयल स्पिल अपने आप में मराइन इकोसिस्टम के लिए ब्लंडर है, मतलब बहुत बेकार चीज मानी गई है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए, इससे अच्छा है वो कहीं और का खा लेंगे। मतलब ये थोड़ी समुद्र तो इतना सही होगा, जहां तेल फैला है वो तो कहीं से भी खा के आ सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों होता क्या है कि ये ऑयल जब वो मछलियां तैर रही होती हैं उनके ऊपर भी चिपक जाता है, जिसके कारण जो वो सरफेस से श्वसन की क्रिया करती हैं वो नहीं हो पाती।
आ गई बात समझ में? कुछ सी बर्ड्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं, मतलब उड़ते भी हैं और पानी पे तैरते भी हैं, पानी की सरफेस पर तैर भी सकते हैं। वो सी बर्ड्स के फेदर्स में ये ऑयल चिपक जाता है जिससे वो उड़ नहीं पाते। और साथियों, लाखों की संख्या में मराइन जो इकोसिस्टम है उसमें मतलब प्लांट और एनिमल्स की डेथ होती है ऑयल स्पिल से। कहते हैं कि समुद्र के लिए जितना प्लास्टिक नुकसानदायक है उतना ही ऑयल स्पिल नुकसानदायक है। आप जरा इस सवाल से देखिए, यूपीएससी, ये आपके यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर 3 से संबंधित है, और देखिए यूपीएससी सीडीएस के अंदर यह सवाल इसी बार पूछा गया है, 2020 का सवाल है। आप जरा इसे देखिए, हाल ही में ऑयल स्पिल के कारण किस देश के द्वारा इमरजेंसी तक अनाउंस कर दी गई थी? आप इससे अंदाजा लगाइए, एनवायरमेंटल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई थी। आप इससे अंदाजा लगाइए साथियों, मैंने आपको ये क्लास 2020 में भी ये सवाल पढ़ाया है, और ये सवाल मैंने आपको बताया भी था कि मालदीव्स ने जब ऑयल इमरजेंसी लगाई थी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, और ये देखिए सीडीएस के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है ना? तो ये चीजें जो हैं ये आपस में आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑयल स्पिल जो है, तेल का फैट फलना जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर आप पूछेंगे सर इससे बचा कैसे जा सकता है ना? एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल बनता है। दो प्रकार के तरीके होते हैं। या तो ऑयल जो वहां पर फैला हुआ है उस ऑयल के अंदर ऐसे केमिकल मिलाए जाएं जिससे कि वो ऑयल वहीं से ही डिकम्पोज हो जाए, मतलब ऑयल जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो अपने इंग्रेडिएंट्स में टूट जाए और पानी में डूब जाए, क्योंकि ऑयल सामान्यतया डूबता नहीं है। एक दूसरा तरीका है लेकिन उसकी वजह से मुसीबतें ज्यादा हैं। उसमें क्या होता है, ऑयल में आग लगा दी जाती है, लेकिन वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका नहीं है। तीसरा तरीका है द एनर्जी इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी, जो दिल्ली में स्थित है। राकेश पचौरी करके एक हुआ करते थे उनके चेयरमैन। उन टेरी के द्वारा इंडिया में साथियों एक ऑयल जैपर का विकास किया गया था। ऑयल जैपर क्या होता है? एक ऐसी बॉल्स का विकास किया गया था जो कि अपने ऊपर पूरी तरह से तेल को अवशोषित कर सकती थी। जैपर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का उपयोग किया गया था जो ऑयल को डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे की सारे लेबर इंटेंसिव वर्क हैं और बहुत बड़े लेवल पर हो तो ही संभव है। इससे बचने के लिए बहुत बार ऐसा भी किया जाता है, जिन क्षेत्रों में ऑयल स्पिल हुआ है उस क्षेत्र के चारों तरफ जो एयर बॉल्स होती हैं वो तैरा दी जाती हैं ताकि वो पानी की लहरों के साथ बहते हुए आगे ना जा पाए। मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल जॉब है, और तेल का फैलना जो है ना वो समुद्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप जरा सोच के देखो, वो 25 टन तो सामान ले जा रहा था है, और 25 टन सामान के साथ 325 टन खुद का तेल ले जा रहा था। आप सोच के देखिए, क्योंकि समुद्र के अंदर जहाज चल रहा है, कितने दिन चलना पड़े कुछ नहीं पता है, तो तेल का स्टॉक लेके चल रहा है। अब वो तो ऊपर आग अभी लग रही है नाइट्रिक एसिड में, और जो अंदर तेल है उसके बारे में कैलकुलेशन ही नहीं है। तो पहले से ही कवर कर लिया गया है कि जहाज डूबेगा, तेल फैलेगा। अब आप में से कई समझदार कहेंगे कि सर इसका मतलब तो यह है अभी पाइप लगा के तेल निकाल लो। तो अब देखते हैं कौन किस तरह से काम करता है। आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं इनके ऊपर जैसा भी होगा वो कार्य किया जाएगा। बिल्कुल विजय रघुवंशी, आपका आइडिया भी हमने पढ़ लिया और हमने बता भी दिया है। ठीक है ना? बिल्कुल साथियों, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है सारी बातें आप लोगों ने ये सीख ली होंगी। यहां से आगे की तरफ अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ भाई, क्लियर है पूरा की पूरा विषय? अगर समझ में आ गया हो तो एक बहुत बड़ा आपने मुद्दा कवर कर लिया है। आप इस पर एक प्रॉपर 250 शब्द का आंसर भी लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। मराइन पॉल्यूशन किन किन कारणों से होते हैं, उसमें ऑयल स्पिल की घटनाएं आजकल सामान्य हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, गूगल जो नामक टीचर है इसका उपयोग करना, जो भी तथ्य मिले एक प्रॉपर आंसर प्रिपेयर करना। ठीक है बेटा? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने यूएन मानवाधिकार परिषद से इजराइल और फिलिस्तीन के लिए स्थायी आयोग स्थापित करने का आह्वान किया है? साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा की पूरा एपिसोड पता है, तो मैं डिटेल में तो अभी जाने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं ये बताऊं वापस से कि अल-अक्सा पर कब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हां थोड़ी ब्रीफ इंट्रो मैं जरूर देना चाहूंगा जो बच्चे एकदम आज से ही करंट शुरू किए हैं उनके लिए। घटना कुछ यूं थी कि साहब मिडिल ईस्ट में एक देश है फिलिस्तीन और इजराइल का कॉम्बिनेशन, जिसमें फिलिस्तीन दिखता नहीं है लेकिन इजराइल जरूर दिखता है। उसमें इजराइल की वर्तमान राजधानी यरूशलेम, वहां पर स्थित एक मॉस्क जिसका नाम है अल-अक्सा मॉस्क।
उस अल अक्सा मॉस्क पर रमजान के आखिरी दिन से 7 दिन पहले वहां पर नमाज अदायगी के दौरान कुछ फिलिस्तीनी लोगों के द्वारा नमाज अदा करने के बाद प्रदर्शन किए गए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया, जिसके चलते हुए इजरायली सेना ने उनके ऊपर हथियार बरसाए, अपने द्वारा उपयोग की गन और ताबूत उपयोग में लिए, जिसके चलते हुए पूरे अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर ही इजराइल की टेरिटरी से जुड़े हुए गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी हुए, जहां गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर हमास के माध्यम से गोले बरसाए गए, वहीं इजराइल ने अपने द्वारा अत्याधुनिक तकनीकियों का उपयोग करते हुए हमास के खिलाफ भी काफी ज्यादा बम गोले बरसाए। पूरी दुनिया इनके बीच में शांति स्थापित करने में लग गई। कुछ ही दिन पहले हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ है, लेकिन अभी तक युद्ध के दौरान जो मारे गए लोग हैं उनके लिए कोई भी कैजुअलिटी के कंपनसेशन के रूप में रकम जारी नहीं की गई है। दुनिया के किसी भी संगठन ने यह नहीं कहा है कि जो हमास के या फिर गाजा पट्टी के अंदर जो लोग अभी जो बेघर हुए हैं उनके घर के लिए कोई सहायता किसी ने भेजी हो, या फिर किसी के द्वारा यह कहा गया हो कि हम यूएन के माध्यम से आप तक यह चीज पहुंचवाएंगे। ऐसा अभी कहीं भी नहीं है। इसी बीच में दुनिया में मुस्लिम राष्ट्रों का रिप्रेजेंटेशन करने वाला इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेशन है, दैट इज IOC, उसने हाल ही में अपनी एक मीटिंग में यह कहा कि हम लोग यूएन से मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं कि यूएन अपने ह्यूमन राइट काउंसिल की मदद से एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए जो कि इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर के दौरान हुए मानव अधिकारों की उल्लंघनों की जांच करे और उनके क्वेश्चन आंसर इकट्ठा करे। आपके मन में बेहद सामान्य सवाल उठेगा, ऐसा करने से होगा क्या? फिलहाल के लिए इस सवाल को मन में रखिए, इसका आंसर मैं अंत में दूंगा। फिलहाल आप इस पूरी न्यूज को सुनते हैं, आइए देखते हैं। तो साथियों, घटना है कि UNHRC से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए और एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने के लिए आह्वान किसने किया है? तो आंसर है कि सब IOC के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की हाल ही में हुई एक बैठक के अंदर यह कहा गया कि हम लोग चाहते हैं कि एक इजराइल पर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड रखने के लिए यूएन बॉडी का निर्माण किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि यूएन के इंटरफेरेंस के बाद इजिप्ट के प्रयास से इनके बीच में शांति स्थापित हुई थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं, इतने ज्यादा यहां पर गाजा पट्टी के अंदर नुकसान हुए, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, बड़ी बड़ी जगह पर स्ट्रीट्स पर आगजनी का निशाना हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, विशेष रूप से कई ऐसे टावर भी गिरा दिए गए जहां पर न्यूज मीडिया के हाउसेस हुआ करते थे। इन सभी घटनाओं के बाद में आप लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं बड़ी सामान्य देखी थी कि इजराइल और हमास के बीच में चल रही गोला बारूद के बीच में इजराइल के द्वारा बनाया गया अपना आयरन डोम हमास की तरफ से आ रहे बमों का बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर रहा था। काफी प्रशंसा यहां पर दुनिया वालों के बीच में इजराइल की हुई कि कितनी अल्टीमेट तरीके की शक्ति है। बहुत सारे लोग अपने सेंटिमेंट्स इवन इंडिया के अंदर भी हमास के संबंध में और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के खिलाफ जो हो रहे हमले थे उनके समर्थन में भी खड़े हुए। पूरी दुनिया बटी हुई दिखाई दी इस पूरे मुद्दे के ऊपर। इन मुद्दों के ऊपर बटी हुई दुनिया के बीच में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन अपना स्टैंड लेकर सामने आ गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में वर्तमान में 57 सदस्य हैं, सारे मुस्लिम राष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा ये अपने बारे में कहते हैं। 57 सदस्यों की इस मीटिंग के अंदर जो अध्यक्षता हमेशा करता है वो हमेशा जो सऊदी अरब हैं उनके जो किंग सलमान हैं वही करते हैं। साथियों, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यूएन के अंदर ये तो एक सिंबॉलिक इमेज है जो आपके सामने दिखाई जा रही है। ये दिखाने का प्रयास ये है कि इसमें ईरान भी इस मंच पर आता है। मतलब ये नहीं है कि ये केवल सऊदी अरब के द्वारा लेड है, पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में जानने की बात यह है कि ईरान भी इसमें शामिल होता है। ये इमेज केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इमेज भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए कि आप ईरान के प्रधानमंत्री को भी यहां पर देख पाएं। तो होता यह है साथियों कि 57 सदस्यों के द्वारा दुनिया के अंदर मुस्लिम राष्ट्रों का रिप्रेजेंटेशन करने वाला यह संगठन है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यूएन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यही है जिसमें 57 मेंबर हैं। साथियों, अगर मैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा आप लोगों को बताऊं तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और कहां पर इसकी स्थापना हुई थी यह जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी स्थापना मोरक्को के अंदर राबत
नामक स्थान पर हुई थी। मोरक्को यहां पर है और राबत, सॉरी माफी चाह रहा हूं, मोरक्को यहां पर है, अफ्रीका कहां गया, हाँ ये रहा, अफ्रीका के अंदर मोरक्को यहां पर है और यहां पर राबत नामक स्थान पर जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। राबत में इसकी स्थापना 1969 को हुई थी और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है, ये वर्तमान में जो मुख्यालय है इसका साथियों, ये सऊदी अरब के अंदर है और सऊदी अरब में जेद्दा नामक स्थान पर है। जेद्दा लाल सागर में यानी रेड सी में अपना मुंह खोलता है। जेद्दा में यानी इस स्थान पर जो लाल सागर के साथ आपको दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब का यह हिस्सा, यहां पर ओआईसी का मुख्यालय है। जेद्दा लाल सागर में है। लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल के माध्यम से कनेक्टेड है और अरब सागर से बाबे मंडल के माध्यम से कनेक्टेड है। इन लोगों ने हाल ही में यह मांग की है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन वाले लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाए। इस सवाल को फिलहाल दिमाग में रखिए कि ऐसा चाह क्यों रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत को एक बार यहां पर बुलाया गया था जब इनकी 46वीं सेशन की मीटिंग चल रही थी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उस समय सुषमा स्वराज जी इनकी मीटिंग में गई थी। अच्छा, अब यहां पर एक तथ्य और जान लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिसका निर्माण 2006 में हुआ था, यह पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का मतलब एक प्रकार से रिकॉर्ड रखती है। इसके अंदर वर्तमान में 47 सदस्य हैं और आपने रिसेंटली भी इसे चर्चा में सुना है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। रिसेंटली बाइडेन के सरकार में आने के बाद यह सुर्खियों में रही थी क्योंकि बाइडेन ने इसे रीजॉइन कर लिया है, यानी अमेरिका कह रहा है कि मैं इसे वापस से ज्वाइन कर रहा हूं। ट्रंप के शासनकाल में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को अमेरिका छोड़ गया था। 2006 में बनी हुई यह काउंसिल दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड रखती है और ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड रखने में 47 सदस्यों का निर्वाचन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। 47 सदस्यों को यहां पर 3 साल के लिए मेंबरशिप दी जाती है। भारत वर्तमान में यहां पर सदस्य है। 2019 के अंदर भारत को निर्वाचित किया गया था। कोई भी सदस्य यहां पर लगातार 2 बार निर्वाचित हो सकता है। तीसरी बार कोई भी सदस्य यहां पर निर्वाचित नहीं हो सकता, फिर उसे 3 साल का गैप लेना पड़ता है, तब जाकर के वो सदस्य बनता है। तो यूएनएचआरसी जो है वो दुनिया भर के ह्यूमन राइट का वो रखती है, रिकॉर्ड रखती है। बड़ा सवाल ये बनता है, अच्छा यूएनएचआरसी के अंदर जब हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताओ, अगर ये रिकॉर्ड रखती भी है तो ये लोग अल्टीमेटली चाह क्यों रहे हैं ऐसा कि हां भाई ये रिकॉर्ड रखे और हमारी सारी जानकारियां इकट्ठी करे। आपको मैं एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल का निर्माण 2006 में भले ही हुआ हो, लेकिन उससे पहले ये ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट हुआ करता था। यूएनजीए के मेंबर इसके सदस्य राष्ट्रों का निर्वाचन करते हैं। यह मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बता चुका हूं। बड़ा सवाल, अब जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सर ये लोग चाह क्यों रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये लोग, ये चाह क्यों रहे हैं कि हम लोगों को यहां पर एक पैनल भेजना चाहिए, तो आंसर है, अब ध्यान से सुनना, ये बड़ा फनी आंसर है और इससे लग जाएगा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। दुनियादारी के इस परिप्रेक्ष्य को आप जरूर समझिए क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य आपको दुनिया देखना सिखाएगा, नजरिया देगा। साथियों, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्र, 57 मुस्लिम राष्ट्र एकत्रित होते हैं, जिसमें पावरफुल होने के नाम पर अगर मैं कहूं तो सऊदी अरेबिया के साथ में जितने भी गल्फ नेशंस हैं, बहरीन, यूएई, कतर, ओमान, साथ में ईरान, टर्की, पाकिस्तान, वेनेजुएला, ये जितने भी प्रमुख देश हैं ये सब इसमें शामिल हैं। लेकिन उसके बाद भी पता है ये केवल कड़ी निंदा कर रहे हैं और इन्होंने अपने संबंधों पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। आप जानकर हैरान होंगे साथियों कि ये अपने संबंधों पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। ये केवल कह रहे हैं कि इजराइल और जो फिलिस्तीन है इसके बीच के जो संबंध हैं इसके लिए यूएन कोई कमीशन नियुक्त करे। और वो कमीशन क्यों नियुक्त किया जाए, ताकि मानवाधिकार उल्लंघनों का एका जोखा रखा जा सके। फिर एक सवाल बनेगा, उससे होगा क्या? तो पता है, जानकर के आपको फिर हंसी आएगी कि इसका केवल और केवल मौका यह होगा कि कभी भविष्य में इजराइल के ऊपर कहीं कोई केस चलता है
तो उस समय रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो इसलिए हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए एक पैनल नियुक्त कर दिया जाए, जो भविष्य में कभी इजराइल पर एक्शन लिया जाएगा तो उस समय वो रिकॉर्ड दिखा सकेगा कि देखिए हमारे पास सबूत हैं। इससे आपको पता चलता है कि अमेरिका का प्रभुत्व कितना ज्यादा है। बोले अमेरिका यहां पर कैसे आ गया? साथियों, अमेरिका की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है। यानी कि एक प्रकार से समझिए जैसे ग्लोबल टाइम्स चाइना का मुखपत्र है, ऐसे ही इजराइल अमेरिका का मुखपत्र है। इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं साथियों, ओआईसी का निर्माण क्यों हुआ था यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है एक 6 दिवसीय युद्ध पढ़ाया था मैंने आपको 5 जून से 10 जून के बीच 1967 में, जिसमें अरब की संयुक्त ताकतों को अकेले इजराइल ने हरा दिया था। ऐसा पढ़ते हैं अपन साथियों। 1967 में यह युद्ध हुआ था। फिर सभी ये जितने भी अरब वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, इन्होंने कहा अब हम सब यूनाइट हो जाते हैं इजराइल के खिलाफ और हम फिलिस्तीन को अपना एक वो दिलाएंगे, मतलब पहचान दिलाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों कि ओआईसी का निर्माण ही फिलिस्तीन को उसकी आजादी दिलाने के लिए हुआ था, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाने के लिए हुआ था। अब आप सोच के देखिए, जो कार्य करने के लिए ओआईसी बना था वो केवल और केवल हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के कुछ और हैं। क्योंकि वर्तमान में आप ही ने सुना था कि अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। मोरक्को ने वेस्टर्न सहारा के लालच में इजराइल को मान्यता दे दी है। जॉर्डन और इजिप्ट पहले से ही इजराइल को मान्यता दिए हुए बैठे हैं और यूएई वही करता है जो सऊदी अरब चाहता है। साथियों, मैं आपको यह न्यूज पढ़ा रहा था, उससे पहले मैंने खुद जब इसके बारे में पढ़ा, मैं आप लोगों को पढ़ाने आता हूं, सुबह जगता हूं, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है खुद से आपके लिए न्यूज कलेक्ट करने में कि मेरा कब टाइम खत्म हो जाता है मुझे ही नहीं पता चलता। न्यूज में पढ़ते पढ़ते ये पहुंचा मैं कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद में अभी जो रिसेंटली 2020 में हुआ है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब की यात्रा पर आए थे। और आपको यकीन ना हो तो खुद भी गूगल कर लीजिएगा, सोचिए कितनी बड़ी सुर्खी है। सऊदी अरब की यात्रा पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और वो उनकी एक सीक्रेट यात्रा थी जो इजराइल के एक अखबार ने क्रैक करी। अब आप सोच के बताइए, मतलब दुनिया के सामने दिखाने के लिए यह दिखाया जाता है कि आईओसी जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इस न्यूज को सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि आईओसी का तो गठन ही इजराइल के खिलाफ हुआ था और उस गठन का उस समय मुखिया हमेशा सऊदी अरब रहा है और सऊदी अरब इन दिनों इजराइल से संबंध बहाल कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब आके जा भी चुके हैं, अपनी एक सुरक्षित और सीक्रेट यात्रा के माध्यम से वो आए थे और तभी जाकर के अब्राहम अकॉर्ड संपन्न हुआ था। अब बताइए आप, दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इसलिए हम हर समय जो दिखता है उस पर यकीन ना करें। आप सोचिए यदि, अच्छा दूसरा सुनिए, टर्की, पाकिस्तान, अभी रिसेंटली मतलब फिलिस्तीन ने जब पूरा की पूरा युद्ध संपन्न हो गया तो उसने टर्की का थैंक यू बोला कि थैंक यू टर्की, आप हमारे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान का थैंक यू बोला कि आपने इमीडिएटली आईओसी की मीटिंग बुलवाई जो कि यूएन के ऊपर जाकर के दबाव बनाने में कामयाब हुई। अरे फिलिस्तीनियों, आपको मालूम भी होना चाहिए कि आईओसी बना भी आप ही के लिए था, ये तो इसे करना भी चाहिए था। लेकिन एक चीज शायद आप लोग इग्नोर कर देते हैं भावनाओं में बहते हुए, क्योंकि मीडिया फुटेज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और बात क्या है कि भाई साहब, टर्की जितना ज्यादा कंडेम करता है इजराइल को, उतना ही ज्यादा व्यापार बढ़ा देता है। आप जरा सोच के देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इजराइल बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल से परचेज करता है। इनके बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार है सालाना। इसमें भी ट्रेड में एक्सपोर्ट इजराइल के ज्यादा हैं और इंपोर्ट कम है। आप सोच के देखिए। और टर्की बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है इजराइल का, जो कि एनी टाइम इजराइल के खिलाफ खड़ा होता है। हम लोग भावनात्मक तरीके से निर्णय लेते हैं, दुनिया पूरी व्यापार पे चल रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने इंडिया में भी देखा है। इंडिया जब चाइना के साथ में गलवान वैली इंसिडेंट पर बहुत ही कड़े प्रहार कर रहा था, पूरी मीडियाबाजी चल रही थी, हम और आप मिलकर के ये बस खुशी मना रहे थे टिकटॉक बंद हो गया है, या फिर वो एक खेलने का कौन सा गेम आया करता था, मैं तो उसका नाम भी भूल गया हूं, पबजी करके हुआ करता था, वो बंद हो गया, हम बड़ी जश्न मना रहे थे। लेकिन इंडिया ने उस समय ट्रेड में सारी लिमिट्स लांघ दी। भाई साहब, कोरोना काल में भी हमने नंबर 1 ट्रेड पार्टनर चाइना को रखा। दुनिया में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। भावनाओं के आधार पर मत बहा करिए। दुनिया पैसे से चल रही है, हम भावनाओं से चल रहे हैं, यही मात खा जाते हैं। उम्मीद है आपको आईओसी की बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा
आयरलैंड हाल ही में वो देश बना है जिसने ऑफिशियली इजराइल को कंडेम किया है और जिम्मेदार माना है कि फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए आप ही जिम्मेदार थे। तो आयरलैंड जो है वो एक प्रकार से इजराइल के सामने खुला खिलाफ होकर के आ गया है। ये अपने आप में यूरोपियन यूनियन के एक देश की ताकत अपने आप में बड़ी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये दुनियादारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है सारी जानकारियां आप लोगों को पबजी सब्जी नहीं, हाँ कुछ तो था। ठीक है ना, चलिए साथियों जल्दी से सेशन शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, है ना। जितने भी साथी हैं मेरे साथ लाइव, उन्हें दुनियादारी की ये समझ विकसित करने के लिए सेशन जरूर दिखाइए, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि कमेंट करने के लिए बस एक हाथ में व्हाट्सएप और फेसबुक का वो होना चाहिए अकाउंट, और धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले विचार करें कि दुनिया किसी और दिशा में चलती है भाई, मतलब किसी के उद्देश्य कुछ और ही हैं, हम लोग केवल खामोखा लपेटे में आ रखे हैं। जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने ये मुद्दा मेरे साथ मिलकर के पढ़ा। आपसे पूछा गया है ओआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सऊदी अरब के अंदर है, और सऊदी अरब में भी जेद्दा में है। जेद्दा कहां है, तो वो खुलता है लाल सागर में। लाल सागर स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर से कनेक्टेड है। तो ओआईसी ने हाल ही में यूएन से कहा है कि मतलब इसके लिए बॉडी टू अप स्क्रूटनी ऑफ इजराइल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, इसके लिए आप केवल एक समिति बना दीजिए। और इसकी खुशी मना रहा है डॉन जो कि पाकिस्तानी अखबार है, ये इस बात की खुशी मना रहा है कि हां हमने देखिए हमारे कहने पर एक ऐसी बॉडी बना दी गई है। ये सब बकवास बात है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि मैं यह सवाल लेके आऊंगा। 2 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं लेकर के आया हूं, ठीक है ना। चलिए, कोमल कुमारी कुछ लिख रही हैं, सर मुझे यूपीएससी का क्लास लेना लगे समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स क्या है लेना, बुक्स या लगे। बेटा कौन सी भाषा लिखी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कौन सी किताब समझना चाह रही हो। अनुज सिंह, सर मुझे एक बात नहीं समझ आती कि यूपीएससी क्लियर होने के बाद भी अनअकैडमी पर टीचर पढ़ाते हैं, तो वो ड्यूटी करते हैं या फिर रिजाइन देकर आते हैं। अनुज टेंशन तो बहुत सही है तुम्हारी, और ये बात भी समझ लेनी चाहिए, और मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूं कि अनअकैडमी पर लगभग 30 से ज्यादा तो यूपीएससी क्लियर किए हुए मतलब अधिकारी लोग जो हैं वो क्लास ले रहे हैं। अनअकैडमी केवल ये कहती है भैया हम नंबर 1 से पैसा देंगे, अब तुमको कैसे लेना है वो तुम्हारी हेडेक है। अनअकैडमी जो है वो किसी भी प्रकार से किसी का भी रूल वायलेट नहीं करवाती है ना। और ये जान लेना भी चाहिए और बहुत प्राउड भी फील होना चाहिए अनअकैडमी के साथ। और मुझे भी मतलब इस ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत प्राउड है इस बात का कि अनअकैडमी के पास लगभग 30 से ज़्यादा एडुकेटर्स यूपीएससी के मतलब खुद आईएएस ऑफिसर्स हैं। कम से कम 50 से 70 के आसपास स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है या वो लीव पर हैं या छोड़ने वाले हैं टाइप से। तीसरा लगभग 100 से अधिक डॉक्टर्स हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। 2200 टीचर हैं अनअकैडमी पर वर्तमान में, ठीक है ना। और 50 से अधिक सीए हैं जो पढ़ा रहे हैं, और लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर डिफेंस की हम बात करें तो बहुत सारे मतलब रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट्स हैं, कर्नल्स हैं, जो रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नो डाउट आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आता है, और डेफिनेटली अंकित 10 से आप किसी भी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। वाह क्या प्रमोशन है यार, गुरु मान गए। हाँ जी, तो एनजीटी द्वारा मेघधातु बंध निर्माण उल्लंघन पर पैनल का गठन हुआ है। आइए, तो कल मैंने आपको याद होगा बेनी ग्रासलैंड के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंदर एक ग्रासलैंड है, और उस ग्रासलैंड में जाने के लिए एनजीटी ने कहा है कि वहां पर जाने वाली जो मालधारी जनजाति है उसको वहां के राइट्स मिलने चाहिए। ऐसे ही हाल ही में एक और मुद्दा हुआ था जिसमें हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई जो उत्तराखंड के अंदर वन गुजर्स हैं उन्हें जाने से मत रोकिए, उन्हें भाई मतलब जाने दीजिए जानवरों के पास में। एनजीटी आजकल सुर्खियों में चल रही है, और देखिए मेरा भी एक इंटेंशन होता है, क्योंकि पर्यावरण जो है ना वो यूपीएससी के अंदर वर्ष 2015 में 30 के आसपास मतलब 25% के आसपास सवाल केवल एनवायरनमेंट से आ गए थे। यूपीएससी के मन की मर्जी है। तो अब मेघधातु जो डैम है वो भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है और चर्चा में है, तो आइए सुनते हैं। आइए साथियों, तो यहां पर चर्चा करते हैं। एनजीटी के अंदर मेघधातु बांध के निर्माण के उल्लंघन पर एक पैनल का गठन किया गया है। तो ये मेघधातु डैम है कहां पर, तो साथियों ये मेघधातु डैम है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है साथियों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु के लिए पानी सप्लाई करने के लिए मेघधातु डैम का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर हो गया। 9000 करोड़ की लागत आनी है वर्ष 2007 के अंदर। हाँ जी, वर्ष 2007 के अंदर इसकी परमिशन ग्रांट की गई थी। 2017 से यह बनना शुरू हुआ। मेघधातु डैम जो है वो बनना शुरू हुआ। यह कावेरी नदी पर बन रहा है। कावेरी की सहायक नदी है अर्कावती। उस कावेरी और अर्कावती के मतलब जहां पर मिलन होता है वहां पर मेघधातु डैम बन रहा है।
कावेरी नदी वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक में से होते हुए फिर तमिलनाडु में एंट्री करती है और तमिलनाडु से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो तमिलनाडु इस मेघदातु डैम का विरोध करता है और वो ये कहता है कि आप लोग जो ये डैम बना रहे हैं कर्नाटक में, ये कर्नाटक में बनने वाला डैम तमिलनाडु का पानी कम कर देगा। तो आइए थोड़ा इस सवाल को हम लोग सिग्निफिकेंट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस शिकायत के ऊपर एनजीटी ने हाल ही में एक पैनल बनाया है और वो ये चेक कर रहा है कि मेघदातु पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो देख लीजिए, एनजीटी ने फॉर्म पैनल टू प्रोब एलिगेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन मेघदातु। तो ये दोनों जगह से मैंने न्यूज आपके लिए ले ली है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर आपके सामने द हिंदू हो। और एनजीटी ने हाल ही में हुआ भी ये था कि 25 फरवरी को 2.24 करोड़ रुपए का कावेरी नदी पर पॉल्यूशन करने के लिए एक फाइन भी लगाया था। तो एनजीटी होती कौन है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। और ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये एक प्रकार की वो कमीशन है जैसे हाई कोर्ट्स होती हैं राज्य में, पर्यावरणीय मुद्दों पर बिल्कुल हाईकोर्ट जितनी पावर ये रखती है। मतलब एनजीटी पर्यावरण की हाईकोर्ट है, आप इस प्रकार से इसे समझ के समझिएगा। साथियों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये असल में मेघदातु का एक गॉर्ज है। मेघदातु जो है ना वो कावेरी और अर्कावती जहां मिलती हैं उस जगह का नाम मेघदातु है और ऐसे डीप गॉर्ज में जाकर के मेघदातु बहती है। पहले मैं आपको मैप से इस मेघदातु को यहां दिखाता हूं, देखिए आपके समझ में आएगा। यदि आप मैप को देखें तो ये कर्नाटक राज्य है और इस कर्नाटक राज्य में ये मेघदातु नामक स्थान है और ये पूरी कावेरी नदी आपको दिख रही है ना। ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है ये पूरा की पूरा, और ये कावेरी नदी आकर के यहां से तमिलनाडु में एंट्री कर जाती है और तमिलनाडु में से बहते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर आप इस बात को समझ लेते हैं मेघदातु के बारे में, तो मैं आपको मैप से यहां भी दिखाता हूं। आप इसे ऐसे समझिए, ये रहा कर्नाटक और यहां पर है तमिलनाडु, इनके बीच में साथियों बह रही है कावेरी। देखिए, यदि आप देख रहे हो तो हो क्या रहा है, ये सॉरी इनके बीच में ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहां से कहीं से आ रही है कावेरी और तमिलनाडु में एंट्री करेगी। तो जहां बॉर्डर है उससे पहले ही एक डैम बनाने की बात चल रही है जिसका नाम है मेघदातु। कर्नाटक इस डैम को बना रहा है तो तमिलनाडु को इस बात पर आपत्ति है। तमिलनाडु कहता है कि आप हमें अपने हिस्से का पानी नहीं देना चाहते, इसलिए आप पानी रोक लेना चाहते हैं। इस बात का बहुत विरोध भी हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली ये बिल्कुल बॉर्डर पर बनाया जाने वाला डैम है। इसकी वजह से तमिलनाडु कह रहा है कि आपने अपने हिस्से का पानी तो यूज कर लिया और जो आपकी नजर में ज्यादा पानी जा रहा था आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मेघदातु गॉर्ज जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहां पर अगर डैम बनाया गया तो ये जो पथरीली जगह हैं ये पूरी पानी से भर जाएंगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पर कावेरी और अर्कावती नदी जो हैं ये आपस में मिलती हैं और ये पानी इस प्रकार से वेस्टर्न घाट से निकल के आ रहा है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सदा नीरा यानी कि पेरिनियल नदी है कावेरी, क्योंकि एक बार तो उसमें शुरुआत में पानी वेस्टर्न घाट से आता है, वेस्टर्न घाट में मानसून के कारण पानी आता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर साथियों जब तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून बारिश करता है तो उससे भी यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों बारिश हुआ करती थी। ठीक है ना। हाँ जी साथियों, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, पिंटू भाई बहुत परेशान हो रहे हैं क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या को लेकर के। अभी पिंटू तुम बालक हो, तुम समझोगे नहीं, चीजें समझोगे नहीं ना, तुम पढ़ोगे तब समझोगे कि क्यों ऐसा हुआ, है ना। वो बेचारा परेशान हो रहा है कि सर यूपीएससी वाले बच्चों की संख्या कम क्यों होती है। ये समझाने के लिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में ही जवाब मिल जाएगा पिंटू। हाँ भाई, इनको बताओ कि यूपीएससी में बच्चे कम क्यों बैठते हैं। हाँ भाई, तो ये है मेघदातु और मेघदातु जो डैम है इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो अब मतलब मुद्दा तो आपको समझ में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में एनजीटी ने जस्टिस के रामकृष्णन की अगुवाई के अंदर एक ऐसी मतलब समिति का निर्माण किया है जिसमें कि मेघदातु डैम पर हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एनजीटी कोई एक्शन लेने का प्लान कर रही है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर इस पे खर्चा कितना आने वाला है। तो देखिए, कर्नाटक कहता है कि मैं केवल पीने के पानी का इंतजाम कर रहा हूं। पीने का पानी कहां पर, मैं बेंगलुरु के लिए पीने का पानी बनाना चाहता हूं। तो तमिलनाडु का कहना है सर हमें बेवकूफ मत बनाइए, आप पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। असल में आप लोगों का कहना है कि पीने के पानी के अलावा 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बिजली का उत्पादन क्यों कर रहे हैं आप,
तो बोले बिजली का उत्पादन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होगा। तो बोले इसका मतलब पानी ज्यादा है, आपको भी पता है कि आप ज्यादा पानी रोक रहे हैं। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि आप बचे हुए पानी का इरिगेशन में यूज करेंगे। तो आपसे निवेदन है, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया था लास्ट ईयर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इंटरफेयर किया था और ये कहा था कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके ही समाधान, उसी के इंटरफेयर पर ही डैम का निर्माण होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट एक प्रकार से यह समझिए कि इनके खिलाफ जाते हुए डैम का निर्माण कर रही है, और एनजीटी में इस बात का काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। और एनजीटी कहती है कि क्या इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अनुमति प्राप्त की है? तो ये लोग बोल रहे हैं कर्नाटक वाले कि हां, अपनी ही तो सरकार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी चीजें अप्लाई करवा ली हैं। बाय द वे, एनजीटी क्या है तो ये पहले से ही पता होना चाहिए। आप अगर एनवायरमेंट के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, वर्ष 2009 में जिसकी परिकल्पना की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन हैं, और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना अधिकार क्षेत्र रखती है। इसका कार्य यह है कि भारत में जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उन पर्यावरणीय मुद्दों पर अगर कोई शिकायत कर दे तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिसीजन सुना देना है। तो 2010 में एनजीटी का निर्माण हुआ था, और यह अपने आप में एक बहुत जबरदस्त बात है। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदि सभी इसके विरोध में उतरे हुए हैं, और सभी लोग इसका जितना हो सकता है विरोध वर्तमान में कर रहे हैं। तो आप लोगों को एनजीटी प्रॉपर तरीके से याद करके जाना चाहिए, और बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट इस सवाल से कवर होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि पिंटू भैया को आंसर भी मिल गया होगा, है ना? तो वो बहुत देर से जो है परेशान हो रहे थे। आप लोग जवाब की जब झड़ी देते हैं तो फिर इशू हो जाता है। हाँ जी, तो मेघदातु प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक नोट लिखिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, और ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। हम प्रयास करेंगे कि इसे किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल ना रखा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जरूर होने वाली है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने वाली है एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करते समय। हाल ही में साथियों एक कैंपेन चल रहा है, और उस कैंपेन का नाम है सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसको आज तक आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुर्खियों में पढ़ा था, क्योंकि मात्र 64,000 की आबादी है, 32 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है जहां पर लोग रह सकते हैं। मतलब एरिया कुल है 10 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया पर लोग रहते हैं। ये एक आइलैंड है। आपको मालूम है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केरला के जस्ट सामने अरब सागर में ये स्थित है। हाल ही में ये सुर्खियों में है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो भी थोड़े बहुत एक्टिविस्ट हैं वो सब सेव लक्षद्वीप कैंपेन चला रहे हैं। रिसेंटली सुर्खियों में सुना था हमने, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होने का दर्जा प्राप्त किया था यूनियन टेरिटरी के रूप में। स्टेट के रूप में सिक्किम प्राप्त कर चुका है, यूटी के रूप में इसने प्राप्त किया था। तो अब हम चलते हैं कि ये क्या है सेव लक्षद्वीप कैंपेन क्या है। इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हाल ही में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग और देता हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिए साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज पर केंद्र सरकार अपने मेंबर्स बिठा के कंट्रोल करती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोगों ने दिल्ली के बारे में सुना कि दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, जो एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा जी हैं, जो वहां पर बैठ करके केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और केंद्र के ही कानून अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हर जगह का, चंडीगढ़ के अंदर जो पंजाब के बदनौर जी हैं वो बैठे हुए हैं, हर जगह के अंदर अंडमान निकोबार जगह हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दमन दीव, दादर नागर हवेली, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन पर केंद्र सरकार अपने या तो डिप्टी गवर्नर के माध्यम से या फिर यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके यहां का नियंत्रण रखती है। जैसे पांडिचेरी के अंदर उपराज्यपाल बिठाया हुआ है, तो यहां पर लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर का पद चलता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब डीएम सीएम पीएम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर एक पद है जो कि सीधा केंद्र को रिपोर्ट करता है। यह समझिएगा गवर्नर के समतुल्य। जब राज्य बड़ा होता तो वही व्यक्ति गवर्नर होता, यूटी होता तो वही डिप्टी गवर्नर होता, और जब कोई छोटी यूनियन टेरिटरी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर वैसे ही नियम कानून बना सकता है जैसे गवर्नर बनाता है राज्य के अंदर। क्लियर हो गई बात सारी? अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है कि लक्षद्वीप के अंदर एक बिल पास हुआ।
और वो बिल पास कहां से हुआ? तो ऑब्वियस ही बात है, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने द्वारा लागू कर दिया, उसको एक नियम बना दिया। क्या था? सुनिए साथियों, इसका नाम था लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इंग्लिश है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो पहले हमको समझ में आ गया। अच्छा, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया, थोड़ा सा बात मैं उनको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हाँ भाई, जल्दी से सेशन को शेयर करिए, अपने जितने भी साथी हैं आपके साथ में लाइव, उन तक ये बात पूरी पहुंचनी चाहिए। साथियों, आपको मालूम होगा कि मतलब अपने यहां पे हर राज्य के अंदर, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर के अंदर एक है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कहते हैं जेडीए। ऐसे ही आप लोगों ने दिल्ली के अंदर सुना होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। ऐसे ही यूपी के अंदर सुना होगा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज एलडीए। ऐसे ही यहां पर अब पढ़िए, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। आ गई बात समझ में? जिस प्रकार से जेडीए, डीडीए, एलडीए ये सब काम करती हैं, वैसे ही लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगी। क्या कार्य करेगी? तो बोले जेडीए क्या करता है? मैंने कहा भाई, जेडीए हमारे शहर की स्वच्छता, शहर के अंदर होने वाले जितने भी निर्माण, जितने भी सड़क के कार्य हैं, उन सबका नियंत्रण करता है जयपुर के अंदर। एलडीए ऐसे ही वहां की जितनी भी प्लॉटिंग है, जितने भी नए कंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी रोड बननी है, उनका नियंत्रण करता है लखनऊ के अंदर। डीडीए दिल्ली के अंदर यही सारे कार्य करता है। तो ऐसे ही लक्षद्वीप के अंदर बनाया गया एलडीए। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर आप पूछेंगे सर, इसके अंदर इतना ज्यादा कैंपेन होने की क्या जरूरत है? क्यों सेव लक्षद्वीप कैंपेन चल रहा है? क्यों यहां पर इनके खिलाफ मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? एक एक करके सारी बात बताते हैं। असल में इस कैंपेन के पीछे विषय वस्तु यह है कि इस लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एलडीए के निर्माण में एक पॉइंट देखा गया, और वो ये था कि असल में जब ये बन जाएगा तो यहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य हैं उनको अनुमति दे दी जाएगी। बोले ये तो अच्छी बात है ना सर, डेवलपमेंट होगा, लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा चर्चित हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। इनके बारे में भी बताया जाना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी के नायक यही हैं। बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सुनिए। ये एक्ट अगर लागू होता है तो फिर लक्षद्वीप के अंदर निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। ये तो बोले बहुत ही अच्छी बात है ना सर, डेवलपमेंट होगा, होटल्स बनेंगी। बोले बहुत ही अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? होटल्स भी बननी चाहिए, निर्माण कार्य भी होने चाहिए, विकास तो हर आदमी चाहता है ना। ऐसे ग्रेट निकोबार पे भी हो रहा है, तो लक्षद्वीप पर भी हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर दिक्कत किन्हें है? जो लक्षद्वीप पर रहने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि लक्षद्वीप में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक नियम यहां पर थोड़ा गलत है। और वो क्या है? अगर एलडीए ने चाहा तो आपकी जो जमीन है जिस पर आप रह रहे हो, उसे वो अधिग्रहित कर सकता है। मान लीजिएगा आपका कोई मकान था, आपके मकान पर आप निवास कर रहे थे, विकास कार्यों में वो अड़चन बना, तो वो जो है वो पूरी तरह से आपसे वसूला जा सकता है कि ये निर्माण कार्य में काम में आएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। फिर आप पूछेंगे सर, तो विकास कार्यों के लिए तो ये काम करना ही चाहिए। चलिए, तो आप इस बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक दो बातें और नहीं समझाऊंगा। दो बातें और क्या हैं? बात नंबर एक, साथियों, इस लक्षद्वीप के अंदर हाल ही में एक कानून और आया था, और वो कानून क्या था? उसका नाम था गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट 2021 आया लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से। प्रफुल्ल पटेल जी हैं कौन? थोड़ा सा इनका भी इतिहास बता देता हूं। ये गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। जब अमित शाह जी केंद्र में चले आए तो ये गुजरात के गृह मंत्री बनाए गए प्रफुल्ल पटेल जी। वहां से इनको प्रमोट करके दमन दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। दमन दीव में एक एमपी की सुसाइड हो गया, एक एमपी जो 7 बार का एमपी था, उसका सुसाइड हो गया। उसके सुसाइड के लिए पुलिस ने इनका नाम बुक किया कि इनकी वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। फिर ये यहां से हटा करके ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए। यानी इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो गृह मंत्री से निकल करके आता है, दमन दीव से होते हुए लक्षद्वीप तक पहुंचता है। इन्होंने गुंडा एक्ट बनाया। तो बोले गुंडा एक्ट में ऐसी क्या बुराई थी? बोले गुंडा एक्ट में बुराई ये थी, ये हैं प्रफुल्ल पटेल जी। गुंडा एक्ट में बुराई ये थी कि इनके अकॉर्डिंग जो लक्षद्वीप है इसके अंदर क्राइम अगर होंगे तो उन्हें अंदर डालने के काम आएगा। वास्तविकता में यह था कि लक्षद्वीप में क्राइम 1% से भी नीचे था। दूसरा यहां पर एक पॉइंट इनके द्वारा और किया गया, और वो ये है कि इन्होंने लक्षद्वीप में बीफ के बिक्री पर पाबंदी लगा दी। बीफ की बिक्री पर पाबंदी जब लगाई तो ये फिर से सुर्खियों में आ गए। रीजन क्या है? इस आइलैंड पर रहने वाली मेजॉरिटी में जनता मुस्लिम है, और उस मुस्लिम जनता में से 94%
मुस्लिम हैं, यानी कि इस्लाम फेथ में बिलीव रखते हैं, और उन्हें भारत सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देके रखती है। तो उनकी आजीविका का और उनके भोजन का जो पर्याप्त साधन है वो क्या है? बीफ है। हाल ही में इनके द्वारा जो एलडीए एक्ट पारित किया गया उसमें एक पॉइंट और था, और वो ये था कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं इसमें एक तो चेयरमैन होगा, और उस एक चेयरमैन के अलावा यहां पर चेयरमैन के अलावा 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे जो भी प्रफुल्ल पटेल जी ही नियुक्त करेंगे। इसके अलावा एक बात और यहां कही गई, और वो ये है कि प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा नियुक्त किए गए ये व्यक्ति, देखिए केरल के जस्ट सामने ये रहा लक्षद्वीप, ठीक है, ये नियुक्त करेंगे। इसके अलावा 2 पब्लिक अथॉरिटी के यहां पर लोग होंगे। एक चीज यहां पर और निकल के आई, लक्षद्वीप के अंदर जो लिकर अब तक बैन थी वो इनके द्वारा अलाउड कर दी गई। यानी इनका कहना है कि लक्षद्वीप को अगर हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया तो टूरिस्ट अगर आएगा तो वो बिना लीकर पिए कैसे जाएगा, तो दारू यहां पर अलाउ कर दी और बीफ यहां पर बैन कर दिया। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीधा सीधा कहा कि जिसकी संपत्ति को ये कवर करना चाहेंगे वो संपत्ति को ये ले सकते हैं। यानी एलडीए ने कहा है कि यहां पर विकास के नाम पर जमीन को किसी से भी अधिग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट था? अब आप चीजों को अपने आप जोड़ते जाइए और अपने आप समझ में आ जाएगा कि विरोध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2020 में यहां पर पंचायती चुनावों के लिए, लक्षद्वीप पंचायती चुनाव के लिए साथियों एक वो निकाला गया, नियम निकाला गया। और पंचायती चुनाव के लिए जब नियम निकाला गया तो उसमें यह कहा गया कि जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोगों का आरोप है कि इन्होंने लक्षद्वीप के अंदर पंचायती राज सुधार इसीलिए लाए गए क्योंकि इन्हें मालूम था कि यदि यहां पर 2 से ज्यादा बच्चे का नियम लगाएंगे तो अधिकांश बड़े नेता चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी ये, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे थे लोगों के पास। और ऐसी स्थिति में जब लक्षद्वीप के अंदर ये सारे नियम कानून बने तो पंचायती राज के अंदर पुराने राजनेता चुनावों से बाहर रह गए। ये लक्षद्वीप है और इतने खूबसूरत यहां पर आइलैंड्स हैं जहां पर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का शुरू किया जाना प्रस्तावित है। एनवायरमेंटलिस्ट भी यहां पर पीछे नहीं है। उनका कहना है कि डिपार्टमेंटल कार्य जब यहां चलेंगे तो यहां पर बहुत सारी पर्यावरण को नुकसान होगा, और जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो यहां का विरोध होना चाहिए। बाकी जो बातें हैं वो ये हैं कि भाई लक्षद्वीप के अंदर जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं ये काफी ज्यादा अपनी चर्चाओं के कारण वर्तमान में सुर्खियों में हैं। उम्मीद है कि आपको सेव लक्षद्वीप कैंपेन के पीछे एक नहीं कई कारण जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेलिंग हमने इकट्ठी की थी लेकिन वो आपके ज्यादा काम की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये पूरी डिटेलिंग थी जो मैंने आपको दे दी है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बना है? तो सेव लक्षद्वीप कैंपेन, उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा क्यों आया, किस चीज का विरोध हो रहा है, सब बातों को आपस में मिला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? क्या है गार्जियन मिनिस्टर और कहां हुए हैं ये नियुक्त? ये सवाल बनाया जा रहा है साथियों। हम लोगों ने जब वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया था, जब संसदीय व्यवस्था के अंदर ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल हमने अपनाया था, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर हम लोगों को एक चैलेंज मिला कि हम लोग ब्रिटेन वालों की तरह शैडो कैबिनेट नहीं बना पाए थे। यह संसदीय व्यवस्था का एक अच्छा रूप है शैडो कैबिनेट होना, यानी कि आपके पास अपनी कैबिनेट है और विपक्ष के पास अपनी कैबिनेट है। वो बताती है कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए था, अगर हम होते तो ये सब करते। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहां पर एक नया कंसेप्ट दिया गया है असम के अंदर। और असम में क्या किया गया है? असम के अंदर वर्तमान में जो नई सरकार बनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किसकी सरकार हाल ही में असम के अंदर बन के आई है, कौन मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम जल्दी से लिखिए, शर्मा जी का पूरा नाम लिखिएगा। अच्छा, तो अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या है, इन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। जरा देखते हैं क्या है पूरी कहानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में गार्जियन स्टेट का दर्जा जारी किया है? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों आसाम। और आसाम के अंदर किया क्या गया है? यहां पर मेरे प्यारे साथियों लोगों के साथ में कुल 13 मिनिस्टर्स, ये आसाम है,
और इसके अंदर किया क्या गया है मैं आपको बता दूं साथियों, आसाम के अंदर क्या किया गया है कि यहां पर जो 13 मिनिस्टर्स हैं उन 13 मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने से अर्थ हुआ, उनसे कहा गया है कि आप इस जिले के विकास कार्यों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो 13 मिनिस्टर्स हैं, उन 13 मिनिस्टर्स में से, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, हिमांशु विश्व शर्मा जो हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, बिल्कुल आंसर है। और यहां पर भाजपा की सरकार बन करके आई है। तो इन्होंने 13 मिनिस्टर्स को इस प्रकार से बांट दिया 8 और 5 में। इनका कहना है कि 8 मिनिस्टर्स के पास 3 जिले होंगे और 5 मिनिस्टर्स के पास 2 जिले होंगे। तो 24 और 10 कुल 34 जिलों का प्रबंध कर दिया। और मिनिस्टर को कहा गया है कि अब आप इस जिले के विकास कार्य के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और ये एक बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है साथियों, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी मंत्री या राजनेता जिस जिले से बिलोंग करता है उसी का वो विकास कार्य करवाता है। हमारे राजस्थान में ये खूब हुआ है। वसुंधरा जी जब आती हैं तो झालावाड़ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो खूब मतलब आगे प्रोग्रेस करती है। और गहलोत जी जब आते हैं तो हमारा जोधपुर खूब प्रोग्रेस करता है, ठीक है ना। तो ऐसा आपके शहरों में भी होता होगा, हरियाणा में भी खूब है ऐसे। रोहतक के विकास के पीछे भी साहब हुड्डा जी का समाधान वो है कि जब हुड्डा जी यहीं से थे, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक अलग कंसेप्ट दिया है। बोले आपकी पहचान इन 2 जिलों के विकास कार्यों से होगी। आप मंत्री हैं तो आपने इन 2 जिलों के लिए क्या किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा होता है और एक गार्जियनशिप निकल के आती है तो ये डेमोक्रेसी के अंदर समानता का भाव लेकर के आएगी। एक अच्छा प्रयास है ये। केवल आप गवर्नेंस में इसलिए पढ़ सकते हैं कि ये कंसेप्ट नया है, आप इसको सीख सकते हैं। बात हो आसाम की, तो आसाम जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। शेष आसाम जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके साथ ये सीमा साझा करता है। आसाम के बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी साझा होते हैं। पूर्वोत्तर के शेष जितने भी राज्य हैं उनके साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो ये आपके मुख्यमंत्री जी हो गए जिन्होंने हाल ही में ये निर्णय लिया। ये इनकी कुल कैबिनेट हो गई जिनको कि पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स बांट दिए गए हैं कि आप लोगों को क्या क्या कार्य करना है, ठीक है ना। पहली बार यहां पर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आसाम बनी है अजंता नियोग। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। किसको क्या मिला ये तो आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने वो भी आपको दिया है। अगर मेरा कोई भाई बहन इस क्लास में आसाम से हुआ तो वो अपने हिसाब से इस बारे में विचार कर लेगा। इनका कहना है कि जो गार्जियन मिनिस्टर है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है हर जिले के अंदर, उसके कार्यों का एज पर लॉ निर्धारण करेगा और उन्हीं के साथ वो हेड करेगा। यानी वहां बैठ करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मुखिया बन करके वो सारी बातें समझेगा। 34 जिले हैं और 34 जिलों के अंदर वो कार्य को संभालेगा। ये गवर्नेंस के अंदर एक अच्छा प्रयास है। आप इसे अपने आंसर राइटिंग में उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं आज सुबह 11:30 बजे हम लोग ये वाला इशू करने वाले हैं। ट्विटर के ऑफिस पर सरकारी रेड। क्या है टूल किट विवाद, ये हम आज समझेंगे। टूल किट विवाद क्या है और ट्विटर और सरकार आमने सामने क्यों आ रखी हैं, क्यों भिड़ रखे हैं आपस में, इनके बारे में भी हम आप लोगों को ये सारी की सारी बातें आज बताने वाले हैं। क्लियर। माउंट न्यारा गोंगो किस देश में फटा, 11:30 बजे यूट्यूब पर ही होने वाला है बच्चा ये, है ना। और 10 बजे स्पेशल क्लास आपको पता ही है। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भाग लिया। हाल ही में क्या हुआ साथियों, रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर माउंट न्यारा गोंगो फट गया। यह एक ज्वालामुखी है साथियों। इसके फटने के कारण यहां पर बड़ी संख्या में 15 लोगों की मौत हुई है और यहां पर बहुत ही बड़ा मतलब एक प्रकार का इरप्शन था। ये एक्टिव वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज में से आता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो कहां पर पड़ता है मैं आपको बता सकता हूं। ये इक्वेटर पर पड़ने वाला देश है जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कांगो रिवर भी बहती है। ये साथियों अपने यहां पर पूरी तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट रखता है। यहां पर एक क्या फट गया, यहां पर साथियों एक माउंट नियार गोंगा फट गया। माउंट नियार गोंगा जो है वो बिल्कुल आप अगर देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्टिव वॉल्केनो है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कितना परफेक्ट इमेज आपको दिख रही है कि यहां पर साथियों एकदम जूम इन करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक्टिव वॉल्केनो है एकदम पहाड़ी के ऊपर, माउंट नियार गोवा के ऊपर। और ये एक्टिव वॉल्केनो रिसेंटली फटा था साथियों और इसके फटने से 15 लोगों की जान जा चुकी है। यहां पर फैली अव्यवस्था को निपटाने के लिए भारत की तरफ से यहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के तहत भारतीय सेना के जवानों को भी भेजा गया था। आप यहां पर ये फोटो देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से ये एक्टिव वॉल्केनो जो है ये फटा था। आप इसकी अनुभूति खुद भी ले सकते हैं। हालांकि ये सुखद तो नहीं होगी लेकिन फिर भी आप इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है और यहां पर जो है पूरी तरह से इसकी ये स्लाइड शायद थोड़ी अटक गई है हमारी। ये देखिए आप, शायद आपको समझ में आ जाए कि यहां पर क्या हुआ था, है ना।
इसका फटना, एक्टिव वॉल्केनो का फटना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और इसकी वजह से बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो लावा बाहर निकला। इसकी हीट से आसपास के घरों में ब्लास्ट हो गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो कांगो के अंदर अपना घर छोड़ के भाग गए, क्योंकि इसके द्वारा जो निकला हुआ लावा था वो आसपास के क्षेत्र में, विशेष रूप से सिटी ऑफ गोमा जो इसके आसपास में बसी हुई है, वहां पर पहुंच गया। ये लावा इतना भयंकर और भीषण तरीके से पहुंचा कि लोगों को यहां से हजारों की संख्या में हटाना पड़ा। जबकि ये एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन इसका ब्लास्ट करना जो है ये बहुत ही मुश्किल हुआ। और ये साथियों 12 मई को जो है ये फटा था साथियों, ठीक है ना। और ये काफी बड़ी मतलब प्राकृतिक आपदा में से आप इसको देख सकते हैं पूरी दुनिया की तरफ से। मतलब यहां पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब ये फट रहा था तो इसको पूरी तरह से लाइव किया गया था। मतलब मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इसको लाइव देख रहे थे। मैंने भी जिस दिन ये पूरी घटना हो रही थी मैं इसको देख रहा था, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों को कब पढ़ाएं। लेकिन अब इसमें इंडिया का एंगल निकल के आया कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जब भेजी गई ये पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी ये बात बता दी जाए। साथियों ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना, और हम लोगों ने अपनी फोर्सेस यहां पर भेजी हैं। भारत जो है वो मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है यहां पर लार्जेस्ट सेना भेजने वाले देशों में से एक है। इंडिया पीस कीपिंग एफर्ट्स जो हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा पहले से भी स्थायित्व स्थापित करने के लिए कांगो में पहले से भी भेजे जा चुके हैं। भारत की सेनाएं कांगो के अंदर लंबे समय से हैं, ठीक है ना, और भारत ने यहां पर सिविलियंस को बाहर निकालने में बड़ी मदद की है, ठीक है ना। तो यह सबसे बड़ी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। और इंडिया जो है यहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस में लंबे समय से हेल्प कर रहा है और कांगो में लंबे समय से भारत जो है वो बना हुआ है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कांगो की अगर हम बात करें तो यहां पर चिंपैंजी इसी पर्टिकुलर जगह पर पाया जाता है। साथियों यहां पर अगर हम बताएं तो आपको लेक एडवर्ड है जो कांगो और इनके बीच में बॉर्डर बनाती है। इसी प्रकार से रेवेंजोरी माउंटेन रेंज है और साथ में यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है विरुंगा नेशनल पार्क। उस विरुंगा नेशनल पार्क को भी यहां पर काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह यह आग लगी है वहां पर विरुंगा नेशनल पार्क स्थापित है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों का बना है साथियों, आप उसको देखें। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया 15 अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। क्या हुआ था? राजनाथ सिंह जी ने सेहत ओपीडी पोर्टल जो कि फोर्सेस को हेल्प करेगा टेलीमेडिसिन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए, इसका नाम है सेहत ओपीडी। तो सेहत ओपीडी राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपीडी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं ना, तो यहां पर एक प्रकार से ऑनलाइन आप डॉक्टर्स को अपना ट्रीटमेंट ओपीडी के माध्यम से करवा सकते हैं। यह भारतीय सेनाओं के लिए किया गया कार्य है, जो कि एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है हेडक्वार्टर्स के द्वारा। हेल्थ एंड असिस्टेंस है टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से 27 मई को इसे लॉन्च किया गया था और ये ओपीडी पोर्टल है, भारतीय सेना के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी किस कार्य के लिए यह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ही साथियों अगले सवाल की तरफ। स्वस्थ भारत के स्थान में संजीवनी वगैरह कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहे हैं। हाल ही में सामाजिक विज्ञान में स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों अमर्त्य सेन जो भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्री को स्पेन के टॉप अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और साथियों ये जो है मतलब बहुत बड़े अवार्ड्स में कंसीडर किया जाता है इन्हें। मतलब इनका नाम है प्रिंसेस विलियम दी एस्टूरा अवार्ड, जिससे इन्हें मतलब सम्मानित किया गया है स्पेन के अंदर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमर्त्य सेन है उन्होंने 1998 में भारत का 6ठा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि अमर्त्य सेन ने गरीबी के ऊपर अपने द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, है ना, मतलब हंगर एंड पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अमर्त्य सेन जो है इनका जन्म हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ है और ये वर्तमान में लेमोंट यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और साथियों इनको नोबेल पुरस्कार मिला इनके द्वारा किए गए इकोनॉमिक्स पर किए गए कार्यों के ऊपर, जिसमें इन्होंने अपने द्वारा जो बातें लिखी थी वो मतलब गरीबी के ऊपर बातें इनके द्वारा लिखना था। और इनका कहना था, मतलब ये प्रीमियस
प्रिंसेसा द एस्टूरा अवार्ड है जो इनको स्पेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, वो इनको दिया गया है। एस्टूरिया अवार्ड स्पेन के अंदर दिया गया, 1981 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात ये बनती है कि इन्होंने पॉवर्टी के ऊपर कार्य किया था, और पॉवर्टी के लिए इनका जो कंसेप्ट था वो बहुत ही अल्टीमेट था। और वो कंसेप्ट ये था, इनका कहना था कि भाई जो गरीबी है ना, वो गरीबी इसलिए नहीं फैलती कि भोजन का अभाव है। इनका कहना था कि गरीबी फैलने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका इनइक्वल होना जिम्मेदार है। इनके द्वारा पॉवर्टी पर दिया गया ये जो स्टेटमेंट था, ये काफी ज्यादा रिमार्केबल था, और इसी के कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थात गरीबी के लिए, भोजन की अनुपलब्धता गरीबी के लिए जिम्मेदार या भुखमरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हंगर एंड पॉवर्टी पर इनका कंसेप्ट था, बोले भुखमरी जो है उसके लिए भोजन की अनुपलब्धता बड़ा विषय नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बीच में जो असमानता है वो बड़ा इशू है। बहुत से देश इंक्लूडिंग इंडिया अगर आप देखें तो हमारे पास में हम मतलब ओवरऑल अगर देखें तो फूड एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर जो है वो हंगर इंडेक्स बहुत नीचे आता है। मतलब हमारे यहाँ भुखमरी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पेनिट्रेशन है। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये अवार्ड इनको दिया गया पॉवर्टी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड फेमाइन, और ये इनको सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले भारत के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना तैयार करने के लिए एक सचिव स्तरीय समिति की घोषणा की है? तो स्मार्ट किचन के लिए केरला सरकार के अंदर वर्तमान में जो पिनराई विजयन है, उन्होंने केरला के अंदर स्मार्ट किचन स्कीम के लिए मतलब कार्य करना शुरू किया है कि स्मार्ट किचन हम डेवलप करेंगे। ये केरला सरकार के अंदर वर्तमान में जो मंत्री बनकर के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आए हैं, जो दोबारा चुन करके आए हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य है। इसके अंतर्गत करने वाले क्या है? इनका कहना है कि जुलाई 10 को हम लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर यह होगा कि जो भी महिलाएं हमसे लोन चाहेंगी उन्हें हम लोन देंगे ताकि वो अपनी किचन का डेवलप कर सकें। लोन जो होगा वो लो इंटरेस्ट रेट पर होगा, और इसके अंदर ये होगा कि महिलाएं जो हैं वो घर में ही कार्य कर रही हैं। और मैं जहां तक इनका जो समझ पाया, बाकी तो जब ये योजना लॉन्च हो जाएगी तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इनका कहना यह है कि भाई जब ये कार्य लॉन्च हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन दिनों ना जो महिलाएं घर पर कार्य कर रही हैं उनको लेकर के सरकारें काफी ज्यादा सचेत हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक बार कमल हासन के बारे में पढ़ाया था। तमिलनाडु में चुनाव में उतरे थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए वो तनख्वाह जारी करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ाया था आपको कि ममता बनर्जी ने जो है वो होम मेकर्स जितनी भी हैं, यानी घर की जो गृहिणियां हैं, उन गृहिणियों के लिए 500 रुपए पर मंथ एक तनख्वाह देने का जो है हाल ही में आदेश दिया है। SC ST के लिए 1000 रुपए और जनरल के लिए 500 रुपए उन्होंने हाल ही में एक आदेश दिया है। ये भी कुछ इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि आप घर पर ही रह करके कुछ काम करें, और आपको पता है कि किचन में आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हैं, तो एक किचन आप अपने लिए अलग से डेवलप भी करवा लीजिए, जिससे आपको लगता है कि फूड आपको बेचना है तो आप फूड बेचिए, बना करके एक्सपोर्ट करिए, ताकि सरकार उसको मतलब खरीद सके, और सरकार आपकी किचन डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, लोन देगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है। बाकी जैसे जैसे ये बाहर निकल के आएगा हम जरूर आपके साथ इसे डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र गैर स्वशासी क्षेत्रों में लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? तो साथियों हाल ही के अंदर विश्व सॉलिडेरिटी मनाया गया 25 मई से लेकर के 31 मई के बीच में, है ना। तो ये एकजुटता दिवस मनाया गया यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान के अंदर, UN चार्टर के अंदर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जिनके ऊपर किसी ना किसी का राज चलता है। दुनिया भर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि खुद के कवर में नहीं हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई राज कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये सारे के सारे फ्रेंच पोलिनेशिया, अमेरिकन समोआ, सेंट हेलेना, US वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, तुर्क्स एंड कायरो, ये सारे के सारे आइलैंड जो हैं वो किसी और के कब्जे में हैं। तो इन कब्जे वाले देशों के साथ में एक सॉलिडरिटी शो करने के लिए, क्योंकि इनके यहां पर खुद का शासन नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर खुद का शासन नहीं है उनके अंदर सॉलिडरिटी शो करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नो सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरीज, तो यह दिवस मनाया जाता है। UN चार्टर के अंदर 1946 के अंदर ही इसे शामिल किया गया था।
प्रमुख दिवसों में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तंबाकू विरोधी दिवस, ये दो प्रमुख दिन हैं। आज सुबह 11:30 बजे मैं आप लोगों के साथ में ये वाला इशू लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम पूरा की पूरा जो विवाद चल रहा है ट्विटर के साथ भारत सरकार का, उसे समझने का प्रयास करेंगे और टूल किट वास्तविकता में होती क्या है और ट्विटर का हाल ही में जो पॉलिसीज आई हैं भारत सरकार की, उसका क्या रिएक्शन रहा है, वो भी हम आज सुबह 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर सीखने वाले हैं। सुबह 10 बजे जो है वो स्पेशल क्लास एशिया वाली कंटिन्यू चलेगी, आज भी है वो क्लास। और लाइव क्लासेस जो पेड क्लासेस हैं उनके बारे में मैं बता दूं, यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मेरे द्वारा जो क्लास ली जा रही है उसमें मतलब अभी मंडे से नया बैच आ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल में पूरी तरह लाइव होगा। उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, सब चीजें उपस्थित होंगी। इसमें जितने भी एडुकेटर्स यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं वो भी एक्सेसिबल होंगी और फ्यूचर में आने वाली क्लासेस भी एक्सेसिबल होंगी। ये तमाम चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होने वाली हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। इन केस अगर आपको कोई असुविधा आती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, आप वहां पहुंच जाइए, वहां पर भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों के लिए ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। आप इसके अंदर जाएं और अपने लिए जो भी बेहतरीन लगे आप वो ऑफर सेलेक्ट करें और अंकित 10 रेफरल कोड यूज करें। हम प्रीफर करते हैं कि एटलीस्ट यूपीएससी के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो आप लें, क्योंकि 1 साल के बिना तैयारी वास्तविकता में 16 महीने की तैयारी होती है जो 2 साल के सब्सक्रिप्शन से बनती है। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वो देखें। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर 57,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, भविष्य में आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशंस आदि सभी प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल और भी है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर, उस पर 2 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप वहां से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।